हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पे। जो आपने भाई अलजेब्रा बुक स्टार्ट की हुई है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा भाई दैट इज इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। उसके बाद आप रो एक्लन फॉर्म देखेंगे और टाइम रहता है तो कॉलम एक्लन फॉर्म भी आप इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात आती है भाई इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपने पास एक मैट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल बी कोई मैं मैट्रिक ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। ये मेरे पास क्या है भाई, कोई भी एक मैट्रिक है। अब क्या करने वाले यहां पर, इस मैट्रिक के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने वाले। क्या करने वाले हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने वाले। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 तरह के होते हैं, 3 रो के 3 कॉलम के। ठीक है, वो आप पहले देख चुके हैं। एक मैट्रिक है, इसके ऊपर आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद अपने को ये मैट्रिक मिलती है। ठीक है, इसके कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो जर्नली एलिमेंट ऑपरेशन लगाने के बाद जो ये मैट्रिक है इसको जर्नली आप क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक। अब मैं पूरी लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये मैट्रिक है बी। ठीक है, इसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाई। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद ये मेरे पास मैट्रिक आ गई। क्या आ गई, मैट्रिक आ गई। तो आप क्या बोलेंगे, ए इज इक्विवेलेंट मैट्रिक ऑफ बी। समझ गए, मैट्रिक के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाई। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक आती है उसको बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंट मैट्रिक। और इसको क्या बोलेंगे, ए इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ बी। ठीक है, अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की, तो मैं बोल रहा हूं, लिख लो आप साथ साथ। टू मैट्रिसेस, ठीक है, किसकी डेफिनेशन है ये, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस A and B, two matrices A and B are equivalent matrix, are equivalent if are equivalent if one can be obtained, if one can be obtained, if one can be obtained from other by applying a finite number of elementary operation, finite number of elementary operation। ये जर्नली क्या है भाई, डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन के अंदर यही तो बोला गया है। देखो दो मैट्रिसेस हैं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। कब इक्विवेलेंट होगी, इफ वन कैन बी obtained फ्रॉम अदर बाय अप्लाइंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये मैट्रिक है, एक मैट्रिक के ऊपर अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक आती है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ए इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ बी। समझ गए, इक्विवेलेंट समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, इक्विवेलेंट दो तरह की होती है भाई। ठीक है, क्या होती है, इक्विवेलेंट दो तरह की होती है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और एक होती है अपने पास कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, जब ये जो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या हो, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या हो, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, समझ गए। अब देखो एक्चुअली होगा क्या, ये मेरे पास कोई मैट्रिक है बी। ठीक है, मैं बुक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिख लो। यानी कि जो इक्विवेलेंट मैट्रिक है ये दो तरह की होती है, एक होती है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, एक होती है कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अच्छे से ही लिख लो, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और एक होती है भाई अपने पास कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ठीक है,
अब फर्क क्या है भाई, ध्यान से समझना। जब आप जो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो उसको क्या बोलेंगे, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और जब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन है तब क्या बोलेंगे, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। एग्जांपल जर्नली मैं आपको समझाता हूं। देखो, ये मेरे पास कोई मैट्रिक है बी, इसके एलिमेंट लिखते हैं 1 2 1 1 2 1 1 3 2 और 1 2 3, ठीक है। ये मेरे पास कोई मैट्रिक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया। कौन सा ऑपरेशन, रो ऑपरेशन, ठीक है। अब रो ऑपरेशन क्या बोलता है भाई, रो ऑपरेशन बोल रहा है R1 इंप्लाइज, ठीक है, R1 प्लस R3, ठीक है। इस तरह से R1 इंप्लाइज R1 प्लस R3। तो ऑपरेशन क्या किस रो के अंदर लगा रहे, R1 के अंदर। तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो मेरे पास मैट्रिक आएगी वो क्या होगी भाई, ये सेकंड और थर्ड तो सेम ही रहेगा, 1 3 2, इसको पहले लिख लो 1 2 3। चेंज क्या होगा, सिर्फ ये R1 प्लस R3 करना है, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये भी क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। तो जनरली यहां पर क्या होगा भाई, जो मेरे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक आई है इसको जनरली क्या बोलेंगे, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब एग्जैक्ट कैसे बोलते हैं, ए इज, लिख देता हूं मैं, ए इज रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ बी, ठीक है। अब बात आती है कॉलम की। अब कॉलम के केस में क्या होगा भाई, कॉलम के केस में मैट्रिक है मेरे पास बी, सी मैट्रिक लेके चलते हैं अपन 1 2 1 1 3 2 और 1 2 3। अब जर्नली मैं क्या करने वाला हूं, कॉलम ऑपरेशन लगाने वाले हैं, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन क्या बोलता है, C1 प्लस C3। तो कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक क्या आएगी भाई, जल्दी बताओ, C1 प्लस C3। तो C2 और C3 तो सेम ही रहेंगे, इसको लिख लो पहले 1 2 3, ठीक है। अब C1 और C3 को ऐड करना है, तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो A क्या कहलाएगी भाई, यहां पर A कहलाएगी कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ B, ठीक है। A इज कॉलम, लिख लो, A इज कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ B, ठीक है। सिंपल सी बात थी भाई, एक मैट्रिक के ऊपर अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो अपने पास मैट्रिक आती है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। जब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन रो के अलोंग अप्लाई किए जाते हैं तो ये कहलाती है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और जब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम के अलोंग अप्लाई किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इनकी सिंबल की भी बात कर लेते हैं। तो जनरली आप इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो, A इज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ B, ठीक है, ये सिंबल है। अब बात आती है रो की, तो रो के केस में इसको कैसे डिनोट करेंगे, A और यहां पर R लिख देंगे, ठीक है। अब R का मतलब क्या है, यहां पर कि अपन रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सी मैट्रिक आएगी अपने पास, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी। कॉलम के अलोंग कैसे लिखते हैं, A, इस तरह से साइन, ऊपर C लिखा और यहां पर B लिख दिया। तो ये जनरली अपने पास क्या है, सिंबल है। तो ये आप लोगों का टॉपिक था भाई इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का, तो इसको आप नोट कर सकते हो। 30 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी लिखो, ठीक है, डू इट फास्ट। सिंपल सी बात है, कंसेप्ट को याद रखो, बाकी इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है जो आप लोग ना समझ सको, ठीक है। जनरली क्या होता है, यहां पर आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं भाई, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो अपना नेक्स्ट है, ठीक है। हेडिंग डालो नेक्स्ट टॉपिक की, रो एक्लन मैट्रिक्स, रो एक्लन मैट्रिक्स। एक्लन फॉर्म पढ़ने वाले हैं जनरली, रो एक्लन फॉर्म और कॉलम एक्लन फॉर्म।
एक्लन फॉर्म दो तरह की होती है, एक होती है रो एक्लन फॉर्म और एक अपने पास है कॉलम एक्लन फॉर्म। ठीक है, तो दोनों को आप कवर करने वाले। अब जो रो एक्लन फॉर्म है ना, इसकी प्रॉपर्टीज है भाई, वो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, और याद भी करनी पड़ेगी। अब याद कैसे करनी है, सिंपल वे क्या है वो मैं बता दूंगा। पेपर के अंदर डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि रो एक्लन फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन करो। ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिखो हेडिंग रो एक्लन फॉर्म। रो एक्लन मैट्रिक्स लिख लो। ठीक है, ये ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है भाई, यहां पर आप लोगों को एग्जाम्पल के अंदर रो एक्लन फॉर्म क्या करनी है, शो करनी है कि एक मैट्रिक दे देगा, उसको क्या करो, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो। दूसरा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफाइन रो एक्लन मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो डेफिनेशन लिखो, मैं बोल रहा हूं साथ साथ। ए मैट्रिक्स ऐसे लिख लो, ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, एम क्रॉस एन जनरली क्या है, ऑर्डर है। ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई से। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। ठीक है, इज कॉल्ड a row echelon matrix is called row echelon matrix if the following conditions are satisfied. If the following conditions are satisfied. अब कंडीशंस क्या है भाई, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, याद क्या रखनी है, सिंपल सी बात है भाई, मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट है द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, the first non-zero element in each non-zero row is unity. Which is called the leading entry. Which is called the leading entry of the row. मैं आप लोगों को भाई नोट्स भी साथ की साथ बनवा रहा हूं। ठीक है, इससे क्या होगा, वीडियो तो देख लिए एक बारी, बाद में तो नोट्स ही हेल्प करेंगे। बाई चांस आपने वीडियो देखी और आप पढ़ लेते हो, उसके बाद इन नोट्स को दोबारा पढ़ोगे ना, तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से मेंटेन करके रखना नोट्स को, और साथ की साथ नोट्स जरूर बनाएं। मैथ के अंदर जो एग्जाम से पहले रिवीजन के टाइम आपकी हेल्प करते हैं वो नोट्स ही हैं, और नोट्स से जो भी आप लोग पढ़ोगे वो याद रहेगा। नोट्स हमेशा खुद के प्रिपेयर करो, नोट्स खुद के प्रिपेयर करोगे तो वो आप लोगों की स्टडी में ज़्यादा हेल्प करते हैं, बजाय आप लोग किसी और के नोट्स लेते हो। ठीक है, तो नोट्स हमेशा खुद से बनाए जाते हैं, तो इसको साथ के साथ नोट्स की फॉर्म में भी लिख लेना। बोला क्या गया भाई, इसको मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूं। जैसे एक मैट्रिक लेते हैं अपन, इसको नोट कर लेना साथ के साथ, 1 2 5 0 1 4 0 0 1। ठीक है, अब देखो भाई, रो की जहां से स्टार्टिंग होती है, ध्यान से समझना, रो की जहां से स्टार्टिंग होती है वो एलिमेंट 1 होना चाहिए। जैसे कि इस रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। ठीक है, ये 1 होना चाहिए।
सेकेंड रो का ये एलिमेंट है, ये भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। थर्ड रो की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, यहां से, और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सिंपल सी बात क्या है कि रो की जहां से स्टार्टिंग हो रही है वो एलिमेंट आप लोगों का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं, लीडिंग एलिमेंट, या देखो इसको क्या बोला जाता है, लीडिंग एंट्री। तो लीडिंग एंट्री आप लोगों की क्या होनी चाहिए भाई, लीडिंग एंट्री आप लोगों की क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। यहां पर ये लीडिंग एंट्री है, ये क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ये लीडिंग एंट्री है, ये क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। लैंग्वेज की फॉर्म में देखो यही तो बोला गया है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी। यानी कि भाई रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो इसको, ठीक है, डू इट फास्ट। मैं इसको रफ करूंगा फिर, क्योंकि मेरे को सेकंड प्रॉपर्टी भी समझानी है आप लोगों को। लिख लिया होगा सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई, ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो रोज, ऑल नॉन जीरो रोज precedes the zero rows, precedes the zero rows। अब इसका मतलब क्या है भाई, if any। अब इसका मतलब क्या है, लिखो all the non-zero, all the non-zero rows precedes the zero rows if any। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, इस एग्जांपल से समझते हैं आप, ठीक है। देखो माइंड में है ना, इनको सीरीज में याद कर लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपने पास लीडिंग एलिमेंट है हर रो का, जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी तो देखो यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। इस रो का लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। इस रो का फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यहां पर बाद में बात करते हैं, ठीक है। देख लो एक बारी, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यूनिटी है, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या बोला गया है कि नॉन जीरो रोज प्रीसीड्स द जीरो रोज इफ एनी। तो यहां पर सिंपल सी बात यह है कि भाई जिस रो के अलोंग जो सारे एलिमेंट है वो जीरो है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो रो, ठीक है। क्या बोलते हैं, जीरो रो। तो अगर अपने पास कोई रो जीरो है, ठीक है, किसी रो के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो है, तो वो हमेशा भाई लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। किस में होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं 1 2 5 0 0 0 0 1 4, तो ये मैट्रिक गलत हो जाएगी भाई। सिंपल सी बात ये है, अगर कोई जीरो रो है, यानी कि जीरो रो कौन सी रो होती है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अगर कोई जीरो रो है तो उसके जो जीरो रो है वो मैट्रिक के लास्ट में लाई करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यही तो लिखा है, ऑल नॉन जीरो रोज, ऑल नॉन जीरो रोज, यानी कि जो रोज जीरोज नहीं है वो क्या करनी चाहिए, प्रीसीड्स, यानी कि उसके आगे ऊपर होने चाहिए द जीरो रोज। समझ रहे हो कि जितने भी नॉन जीरो रोज हैं वो जीरो रो के ऊपर होने चाहिए। तो यही तो बोला है, जीरो रो हमेशा कहाँ आएंगे, लास्ट में आएंगे। इसके अंदर भी देखो जितने भी जीरो रोज हैं, या ये जीरो रो है, सारे एलिमेंट जीरो है, ये अपन ने कहा लिखा है, लास्ट में लिखा है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट हर रो का क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर कोई रो जीरो है तो वो हमेशा कहाँ होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए। तो इसको उतार लो भाई जल्दी से।
डू इट फास्ट भाई, जल्दी लिखो। उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा। अब थर्ड पॉइंट देखो भाई, प्रॉपर्टी बोलो, पॉइंट क्या, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई, थर्ड प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री, बिफोर द leading entry in each row is less than the number of such zeros in the succeeding row। अब इसका मतलब क्या है लिखो एक बारी, उसके बाद मतलब समझाते हैं आप लोगों को। लिख लिया होगा भाई। अब इसका मतलब क्या है देखो, आसान भाषा में समझाते हैं आप लोगों को। इसमें क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन नंबर ऑफ सच जीरोस इन द सक्सीडिंग रोज। अब इसका मतलब क्या है देखो, फर्स्ट रो में जीरो एलिमेंट कितने हैं, एक भी नहीं है। सेकंड रो में जीरो एलिमेंट कितना है, 1 है, ठीक है, सेकंड रो में। थर्ड रो में जीरो एलिमेंट कितने हैं भाई, 2 हैं। और फोर्थ रो में जीरो एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहां पर जीरो एलिमेंट 3 है, तो इससे ऊपर वाली रो में इससे कम होनी चाहिए। यानी कि इसमें 3 है तो इसमें 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे तो जो नंबर ऑफ जीरोस एलिमेंट है वो कम होनी चाहिए, ऊपर से नीचे आएगी तो ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं, 1 है। यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं, 2 है। यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं, 3 है। तो ये प्रॉपर्टी यही बोलती है। यहाँ पर देखो जीरो एलिमेंट कितने हैं भाई, 1 है। यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं भाई, 2 है। यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं भाई, 3 है। और यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं भाई, 5 है। समझ गए। यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं, 1 है। यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं, 2 है। यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं, 3 है। और यहाँ पर जीरो एलिमेंट कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी बोलती है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री, बिफोर यानी कि जो लीडिंग एलिमेंट है इससे पहले जो जीरो है, इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द सक्सीडिंग रोज। समझ रहे हो, सक्सीडिंग रोज होती है इससे आगे वाली रो। तो इससे आगे वाली रोज के जितने जीरोज हैं इस रो के अंदर उस जीरो से कम होना चाहिए। आप समझ गए ना। अगर ऊपर से मैं नीचे जा रहा हूं तो नंबर ऑफ जीरोस बढ़ने चाहिए, अगर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो नंबर ऑफ जीरोस घटनी चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 5 और नीचे से ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 4 होने चाहिए। 4 से कम हो तो काम चल जाएगा। 3 2 1। समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी थी भाई, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। समझ गए, ठीक है भाई। अब इसके बाद एक हेडिंग और है, लिख लो एक बारी, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म। चलो एक बारी रिवीजन करते हैं, उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा आप लोगों ने। 3 प्रॉपर्टी है भाई रो एक्लन मैट्रिक्स की, साथ साथ बोलना याद हो जाएगी। जो स्टूडेंट पूरे मन से वीडियो देख रहा है, ठीक है, पूरे मन से वीडियो देख रहा है, उसको मैं वीडियो के अंदर सारी चीजें याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। याद ना हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
सबसे पहले अपन ने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स पढ़ी थी। अब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या थी, ये मेरे पास एक मैट्रिक है, इस मैट्रिक के ऊपर अपन ने क्या किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाई। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद ये मेरे पास मैट्रिक आ गई। जो ये मैट्रिक आई है इसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कितने तरह की होती है, दो तरह की। साथ साथ बोलो यार, मजा आएगा फिर। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कितने तरह की होती है, दो तरह की। कौन कौन सी भाई, एक होती है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, एक होती है कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब सारा खेल किसका है, ये बीच वाला, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का। अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन रो के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कहानी थी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं रो एक्लन मैट्रिक्स की। तो रो एक्लन मैट्रिक्स की तीन प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास कि भाई जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं सारी रोज के वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लीडिंग एंट्री हर रो की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कोई जीरो रो है, ठीक है, क्या है, अगर कोई जीरो रो है तो वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। ये क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है। अब बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई कि जो जीरोज एलिमेंट है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो वो बढ़ने चाहिए, या नीचे से ऊपर आएंगे तो वो घटने चाहिए। सिंपल सी बात है, 1 2 3, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 5 3 2 1। ये तीन प्रॉपर्टी है जो आपको याद करनी है। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ये याद करनी पड़ेगी, ये डेफिनेशन है, ये तो याद करनी पड़ेगी भाई। उसके बाद बात आती है प्रॉपर्टी आपके माइंड में होनी चाहिए। लीडिंग एंट्री हर रो की क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई जीरो रो है तो वो कहाँ होनी चाहिए, सबसे लास्ट में होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, थर्ड प्रॉपर्टी अपने को बोलती है, क्या बोलती है कि जो जीरोज एलिमेंट है वो हर रो में क्या होनी चाहिए, ऊपर वाली रो से ज्यादा होनी चाहिए। समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इसी के साथ में है भाई रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है जो आपके एग्जाम होंगे कि रिड्यूस दिस मैट्रिक इन रो एक्लन मैट्रिक्स। तो आपको ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, देखो, रिड्यूस दिस मैट्रिक इन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है, एक्लन फॉर्म बोल दो या मैट्रिक्स बोल दो। अब देखो, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वही सिंपल सा लॉजिक है। पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद समझेंगे भाई। चलो, अब रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म क्या होती है भाई, इन एडिशन ऑफ लिख लो या टू द अबव लिख लो, ये बेस्ट रहेगा। इन एडिशन टू द अबव 3 कंडीशन। ठीक है, ऊपर 3 कंडीशन है। इन एडिशन टू द अबव 3 कंडीशन, इफ अ मैट्रिक्स satisfied, the condition that, अब कंडीशन क्या है, ये जो कंडीशन लिखने वाला हूं क्या बोला गया है भाई, रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स क्या होती है कि ये 3 कंडीशन तो होनी ही चाहिए। अगर आप रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं या प्रूफ कर रहे हैं तो उसके लिए ये 3 कंडीशन तो होगी। कौन सी 3 कंडीशन, रो एक्लन फॉर्म वाली। इनके साथ साथ एक प्रॉपर्टी और आ जाएगी। अब वो कंडीशन या प्रॉपर्टी क्या है तो मैं लिख रहा हूं, ईच कॉलम which contain a leading, each column which contain a leading entry of row has all other entries 0। all other entries क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। then it is said to be row reduced echelon matrix। ठीक है, then it is said to be row reduced echelon matrix। अब बात आती है ये होती क्या है भाई,
तो देखो यहां पर एक एग्जांपल से समझाते हैं आप लोगों को। यहां पर समझोगी। अब ये क्या बोल रहा है भाई, देखो इन एडिशन ऑफ द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टी, इन तीन प्रॉपर्टी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, ईच कॉलम विच कंटेन अ लीडिंग एंट्री, ठीक है, ईच कॉलम विच कंटेन्स अ लीडिंग एंट्री ऑफ रो हैज ऑल अदर एंट्रीज जीरो। कॉलम की बात हो रही है, जैसे यहां पर लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो लीडिंग एंट्री के नीचे जितने भी एलिमेंट है कॉलम के वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यहां पर देखो लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको क्या बोल देंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। इस कंडीशन के साथ साथ तीन कंडीशन ये वाले भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसके अंदर सिंपल सी बात ये है भाई, किसी रो के अंदर अगर लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, तो उसके नीचे के जितने भी कॉलम के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं देखो एक रो और लिख लेता हूं आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए। इस तरह से, तो देखो ये लीडिंग एंट्री क्या होगी, 1 होगी, और इसके नीचे के कॉलम के एलिमेंट क्या हो गए, 0। समझ गए। तो ये अपने पास क्या है, रो एक्लन मैट्रिक्स थी, तीन प्रॉपर्टी, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म के साथ अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी थी भाई रो एक्लन मैट्रिक्स की और रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स की। ठीक है, अब इसके बाद आती है अपने पास कॉलम एक्लन मैट्रिक्स, कॉलम रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कॉलम एक्लन मैट्रिक्स करवाने वाला हूं। अब हेडिंग डालो। ठीक है, अब मेरा काम तो आसान हो जाएगा, मैं तो रफ करके और लिख दूंगा, बात खत्म। आप लोगों को दोबारा से हेडिंग डालनी है। ठीक है, हेडिंग डालो कॉलम एक्लन मैट्रिक्स। हेडिंग डालो भाई कॉलम एक्लन मैट्रिक्स। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो सारी चीजें सेम रहेगी। ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड इज कॉल्ड अ कॉलम, इज कॉल्ड अ कॉलम, इज कॉल्ड अ कॉलम एक्लन मैट्रिक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया होगा। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो कॉलम, इन ईच नॉन जीरो कॉलम इज यूनिट। रो की जगह जस्ट क्या करना है, कॉलम करना है, इन नॉन जीरो। ठीक है, ईच नॉन जीरो कॉलम इज यूनिटी। अब बात वही है भाई जो अभी आपने देखी थी रो के केस में, अब बात आती है कॉलम के केस में। तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे है। देखो यहां पर एग्जांपल से समझो। ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो देखो जब भी आप कॉलम की बात करेंगे ना, तो कॉलम किस तरह से, इस तरह से होते हैं। तो कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम के केस में क्या होना चाहिए, हर कॉलम की जो फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या 1 है, बिल्कुल 1 है भाई। एक सेकंड में मार्कर ले लेता हूं दूसरा। इस कॉलम की जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है वो क्या है, 1 है। ठीक है भाई, इस कॉलम की जो फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है वो क्या है, 1 है भाई, और इस कॉलम की जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है वो क्या है, 1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई, फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, इसको एग्जांपल की फॉर्म में लिख लो।
अब यहां पर भी देखो सिंपल सी बात है, यहां पर कॉलम आ जाएगा, ऑल नॉन जीरो कॉलम्स precedes द जीरो कॉलम इफ एनी, या इसको ऐसे लिख लेना, चेंज करके लिख लेना, इस लाइन का मतलब कुछ और निकलता है, वो मतलब क्या है, precedes का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग कैसे, मैं बोल रहा हूं, सेकंड प्रॉपर्टी की जगह आप लोग ये लिखो, ऑल नॉन जीरो कॉलम, ऑल नॉन जीरो कॉलम्स, ऑल नॉन जीरो कॉलम्स इफ एनी are at the extreme right to the matrix, are at the extreme right to the matrix, ये ठीक रहेगा। अब इसका मतलब क्या है भाई, ऑल नॉन जीरो इफ एनी आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द मैट्रिक, ठीक है। क्या लिख दिया, सॉरी जीरो आएगा यहाँ पर, ऑल जीरोस, ठीक है, इफ एनी आर एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द मैट्रिक, ठीक है, ऑल जीरो कॉलम्स ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई जीरो कॉलम है, जीरो कॉलम क्या होगा, जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो जनरली कहां पर होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, जो मैट्रिक है उसके राइट में होना चाहिए। तो ये सारे के सारे जीरोज है, तो ये कहां आ गए, राइट में आ गए। तो ऐसी मैट्रिक्स को जनरली क्या बोलेंगे, कॉलम एक्लन मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, अब इसके अंदर भी यही है, द नॉन जीरो रोज बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच कॉलम is less than the number of such zero in the succeeding column, ठीक है। अब इसका मतलब भी यही है भाई, देखो अब मैंने है ना जो रो एक्लन मैट्रिक्स है वो बहुत अच्छे से समझा दी है, तो ये कुछ भी नहीं है अब आप लोगों के लिए। अब इसका मतलब क्या है भाई, अगर फर्स्ट कॉलम में जीरो नहीं है तो सेकंड कॉलम में जीरो कितने हैं, 1 है, थर्ड कॉलम में जीरो कितने हैं, 2 है, और फोर्थ कॉलम में जीरो कितने हैं, 3 है। तो ये यही बोल रहा है कि जो मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज हैं, जैसे जैसे मैं कॉलम की तरफ आगे जाऊंगा तो वो क्या होने चाहिए, बढ़ने होने चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो नंबर ऑफ जीरोज एलिमेंट है वो कितने हैं, 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये बढ़ने चाहिए। दूसरी लैंग्वेज में इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मैं पीछे जा रहा हूँ तो ये कम होनी चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है आप लोगों की, लिख लिया होगा। अब ये तो थी आप लोगों की कॉलम एक्लन मैट्रिक्स, ठीक है। अब आती है कॉलम रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप लोग समझदार हो, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इन एडिशन टू द अबव 3 कंडीशन इफ अ मैट्रिक्स सेटिस्फाई द कंडीशन दैट, एक कंडीशन और सेटिस्फाई होगी, अब और एक कंडीशन क्या होगी, ईच कॉलम की जगह क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा, ईच रो विच कंटेन्स अ लीडिंग एंट्री, ईच रो which contain the leading entry of a column has all other entries 0। समझ गए। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये इसी एग्जांपल में समझा देता हूं मैं आप लोगों को। इसका मतलब ये है, कॉलम की जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है, ठीक है, कॉलम की जो फर्स्ट लीडिंग एंट्री है उसके अलोंग जितने भी रो के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। 0 है, यहां पर देखो कॉलम की सेकंड कॉलम की फर्स्ट लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो इसके अलोंग जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए रो के। अब यहां पर देखो थर्ड कॉलम की लीडिंग एंट्री क्या है, 1 है, तो इसके आगे वाले जो रोज के रो के एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस तरह की अगर मैट्रिक है उसको जनरली क्या बोलते हैं, कॉलम रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स, ठीक है। आई थिंक आप लोग भाई अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी मैट्रिक्स को रो एक्लन मैट्रिक्स कब बोला जाता है या रो रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स कब बोला जाता है,
कॉलम एक्लन मैट्रिक्स कब बोला जाता है, कॉलम रिड्यूस एक्लन मैट्रिक्स कब बोला जाता है। तो ये आप लोगों का भाई कंप्लीट कंसेप्ट था, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो इन दैट केस यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, दैट इज यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, क्रिएटिव स्टडी AK, राइट। विदाउट स्पेस आप लोगों को टाइप करना है। यहां पर आप लोगों को भाई जो भी डाउट आता है आप लोग पूछ सकते हो। डाउट लेने में टाइम लग सकता है, मैसेज का रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है, पर डेफिनेटली रिप्लाई आएगा, ठीक है। बहुत मैसेज आते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। अब बात आती है कि इसके आप क्वेश्चन कब कराओगे, तो क्वेश्चन आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और हाँ, तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आप लोगों का यार थोड़ा सा फर्ज तो बनता है ना कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय हरियाणा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।